हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है आपकी फिलॉसफी के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंडियन फिलॉसफी का मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है इस सीरीज में। वेस्टर्न फिलॉसफी आपकी चल रही है, जहां पर अगर आप देखेंगे हमने प्लेटो कर लिया है, एरिस्टोटल का वीडियो आपको मिल चुका है, डिकॉर्ट, स्पिनोजा, लेibniz हो चुके हैं, लॉक आपका हो चुका है, बर्कले और ह्यूम उसमें बचे हैं, और फिर कांट और हिगल। कुछ बच्चों का जो डाउट है वो है कि ये जो कंटेम्पररी फिलॉसफी है, समकालीन पाश्चात्य दर्शन, इसमें डाउट बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिसमें फिलॉसफी के वीडियोस तो हैं, लेकिन कंटेम्पररी के वीडियोस काफी कम हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं कंटेम्पररी भी शुरू कर दूं, साथ ही साथ वेस्टर्न आपका चल ही रहा है, कंटेम्पररी भी आपका साथ साथ चलता रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू करते हैं। बैकग्राउंड तैयार कर देता हूं पहले मैं, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी है क्या, ठीक है, क्या पढ़ना है हमें उसके अंदर बेसिकली। ठीक है, मैं सेक्शनाइज करता हूं। अगर मान लीजिए मैं कहूं, एक है आपका प्राचीन दर्शन, ठीक है। अब प्राचीन के अंदर मैं किन किन थिंकर्स को लूं, कौन कौन से फिलोसफर्स को लूं। मान लीजिए मैं अरस्तु से शुरू करता हूं, एरिस्टोटल से, फिर प्लेटो, सुकरात, ठीक है, ये जितने भी फिलोसफर्स थे पुराने, सेंट ऑगस्टाइन हो गया, इक्विनस हो गया, ये सारे फिलोसफर्स को मैं अगर उठा के लेता हूं, पाइथागोरस हो गए, आपके जो भी पुराने फिलोसफर्स थे, ठीक है, प्राचीन फिलोसफर्स, वो हो गए प्राचीन फिलोसफी। मतलब उन्होंने दर्शन की शुरुआत की, उन्होंने फिलॉसफी की स्टार्टिंग की, कोई कंसेप्ट था, उन्होंने उसे जीरो से स्टार्ट किया और कोशिश की उसको एक पर ले जाने की। मतलब एक खाली खेत के अंदर जब आप बीज डालते हैं तो आपकी फसल उगती है। इन्होंने वही काम किया, एक खेत के अंदर या फिर एक दिमाग के अंदर या फिर एक सोसाइटी के अंदर एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी देने की कोशिश की, और उसके आधार पर इन्होंने अपना जीवन जिया। यहां तक तो बात ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं आपकी बात करता हूं, आज आप कहते हैं या मैं कहता हूं कि जो बुद्ध फिलॉसफी है या जैन फिलॉसफी है या चारवाक दर्शन जो है या सांख्य दर्शन है, इन दर्शनों में कुछ कमियां हैं या इन दर्शनों में कुछ खूबियां हैं। कमियां इस प्रकार की है कि इस तरीके से ये लोग गलत थे, खूबियां इस प्रकार की है कि ये लोग इस तरीके से सही थे। मैं उसकी व्याख्या अब वर्तमान समय के अनुरूप कर रहा हूं, उसकी व्याख्या मैं वर्तमान प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जब मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, तो वो जो नई फिलॉसफी निकल कर आएगी वो कहलाएगी कंटेम्पररी फिलॉसफी, समकालीन। उस वक्त जो हुआ था, आज के कंटेक्स्ट में वो कितना रिलेवेंट है, उसको हम कहते हैं कंटेम्पररी। मींस एरिस्टोटल ने कुछ कहा होगा, सुक्रेट्स ने कुछ कहा होगा, प्लेटो ने कुछ कहा होगा, इक्विनस ने कुछ कहा होगा, अगर मैं उसे आज के टाइम में अप्लाई करूं और कहूं कि वो फिलॉसफी कितनी सही थी या कितनी गलत थी, और अपना खुद का एक एक्सप्लेनेशन दूं, आपको एक वर्णन दूं, एक व्याख्या करूं, तो मैं उसे कहूंगा कि ये मेरी कंटेम्पररी फिलॉसफी है, समकालीन। मेरे समय में, आज के समय में ये फिलॉसफी ऐसे पढ़ी जाएगी, तो उसको हम कहते हैं समकालीन दर्शन। यहां तक क्लियर है आपका। पहला जो फिलोसोफर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके जी ई मूर। दो ही टॉपिक सिलेबस में है और दो ही ऐसी इनकी थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ के हिसाब से भी और बाकी सब चीजों के हिसाब से भी। ऐसा नहीं है कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक मानसिकता है कि कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी पता नहीं क्या है, उसे हम कैसे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मूर को आपको पढ़ाते हुए चलूंगा और मूर के जो क्वेश्चंस आए हैं या फिर किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार, ये तो ज्यादा टफ नहीं था, हमने तो ऐसे ही हवा बना रखा था। दो ही टॉपिक हैं जेई मूर के। पहला है डिफेंस ऑफ कॉमन सेंसेस, सामान्य ज्ञान की रक्षा, इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान की रक्षा। और दूसरा है प्रत्ययवाद, उसका इन्होंने खंडन कर दिया, प्रत्ययवाद को इन्होंने इग्नोर कर दिया। दो ही इनकी कंसेप्ट है, दो ही इनकी थ्योरी है। इन्हीं दो थ्योरी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो सामान्य ज्ञान की रक्षा है, डिफेंस ऑफ कॉमन सेंसेस,
यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रत्ययवाद को भी मजबूत रखना है, कभी भी स्पेल चेंज हो सकता है और आने वाला क्वेश्चन प्रत्ययवाद से संबंधित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 ही टॉपिक तो पढ़ने हैं, कोई 30-40 टॉपिक होते तो हम सोचते भी किसे छोड़े और किसे रखें। तो हम कॉमन सेंस वाला पहला टॉपिक शुरू करते हैं। देखिएगा, पहली बात, कॉमन सेंस का मीनिंग क्या होता है। आप कहेंगे कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है, कि हम नॉर्मल कहते हैं ना, यार आप में कॉमन सेंस नहीं है क्या, सामान्य समझ। कॉमन सेंस मतलब सामान्य समझ। मैंने आपसे पूछा कि ये एक आज डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, ये क्या है, अपने कॉमन सेंस का यूज कीजिए और मुझे बताइए ये क्या है। आप कहेंगे ये तो पेड़ है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये तो पेड़ है। कैसे मालूम पड़ा आपको? आपने कहा सर ये तो कॉमन सेंस है। बात तो ठीक है, लेकिन फिलॉसफी के अंदर या जीई मूर जो कह रहे हैं वो कॉमन सेंस थोड़ा सा अलग कॉमन सेंस है। ठीक है, यहां पर कॉमन सेंस का मतलब यह है कि जो सही है या जो सभी सही मानते हैं मैं उसी को मानूंगा। मतलब नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी, नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी। अगर मान लीजिए इस पेड़ के बारे में 90% पीपल्स, 90% लोग अगर ये कहते हैं कि ये पेड़ नहीं है, ये केवल एक इमेजिनेशन है, और 10% लोग कहते हैं कि ये एक पेड़ है, तो अगर मैं जेई मूर की जगह हूं या जेई मूर मेरी जगह होंगे तो जेई मूर इनके साथ जाएंगे और जेई मूर कहेंगे ये एक इमेजिनेशन है। सेकंड, अगर 90% लोग कहें कि ये पेड़ है और 10% कहें कि नहीं ये तो इमेजिनेशन है, तो मूर किसके साथ जाएंगे? मूर इस बार भी 90% के पास जाएंगे, नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी। पहली बात, मूर ने कभी भी कॉमन सेंस की डेफिनेशन नहीं दी। मूर ने केवल एक्सप्लेनेशंस किए, व्याख्याएं की, समझाने की कोशिश की, लेकिन कभी डिफाइन नहीं किया व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि मूर बोलता है तो कॉमन सेंस है, आपको पता होना चाहिए ना, इसकी भी डेफिनेशन चाहिए, हद हो गई। ठीक है, तो उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी। तो कॉमन सेंस मीन्स नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब जब बहुमत, मैक्सिमम पीपल्स जिसे सही मानते हैं या जिसे गलत मानते हैं, हमारे लिए भी वो सही या गलत ही होना चाहिए। दूसरी बात, जो चेंजेबल नहीं है, जो चेंजेबल नहीं है, सूरज आज से 10,000 साल पहले भी या 5,000 साल पहले भी या मेरे जन्म से पहले भी उगता था, आज भी मैं सुबह देखता हूं सूरज उगता है, ये कॉमन सेंस है। तारे रात को चमकते हैं, रोज देखता हूं, मैं पिछले काफी सालों से देख रहा हूं, उससे पहले भी मैंने कहानियों में पढ़ा है कि तारे टिमटिमाते हैं, कॉमन सेंस। पानी जब बहता है तो आवाज आती है, हमेशा आती है, कॉमन सेंस। पानी में जब मैं हाथ डालता हूं तो मैं गीला हो जाता हूं, कॉमन सेंस है, पानी गीला करता है। आग में जब मैं हाथ डालता हूं तो वो जला देता है, कॉमन सेंस है। मीन्स जो नॉलेज चेंज नहीं होती है उसको भी मैं क्या कहता हूं? कॉमन सेंस। कहने का मतलब यह है, मूर का यह कहना था कि फिलॉसफी के अंदर, जनरल लाइफ के अंदर या इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मैं किसे नॉलेज कहूं? बेसिक क्वेश्चन है, आप किसे कहेंगे कि यह ज्ञान है? क्या किताबों में जो लिखा हुआ है वो ज्ञान है? गीता में, कुरान में, बाइबल में कहां किसको ज्ञान मानेंगे? मूर कहते नहीं, आप उसे ज्ञान मानो जो कॉमन सेंस है। आप कहेंगे कॉमन सेंस क्या है? जिसे मेजॉरिटी सही मानती है वो कॉमन सेंस है। अब मजेदारी वाली बात देखिए, यहां पर अगर मैं मूर के ऊपर ऑब्लिगेशन करने की कोशिश करूं तो हमेशा मेजॉरिटी सही नहीं होती है, लेकिन मूर कहते हैं कि हमेशा मेजॉरिटी गलत भी नहीं होती है। दूसरी बात, अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स किसी चीज को सही मान रहे हैं तो
हमें हमेशा संभावना ढूंढनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो प्रमाणिक या ऑथेंटिक हो सकता है। ठीक है, ये इसका एक बेसिक फंडा था। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। और क्वेश्चन नॉर्मली हम ये पूछ सकते हैं मूर से कि जो कॉमन सेंसेस हैं हम उन्हें सही कैसे माने, आप ये एक्सप्लेन करके हमें समझाइए। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली पूछूं आपसे कि आपने कहा कि नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का जो समझ है, बहुमत की जो ज्ञान है वही सही होता है, तो मैं कहूं कि सती प्रथा कभी इंडिया में हुआ करती थी, पर्दा प्रथा कभी इंडिया में हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ तो वो तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। जबकि उस वक्त वो थी तो वो नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी थी, बहुमत का ज्ञान था, वो तो अधिकतम लोग उसे स्वीकार करते थे। तो उसको आपने कॉमन सेंस कहेंगे क्या? मूर कहेंगे नहीं, मैं उसे कॉमन सेंस नहीं कहता हूं। मीन्स व्हाट? ऐसे सभी रिवाज, क्योंकि हमारी सती प्रथा जो थी वो रिवाज थी, रिचुअल्स थे वो आपके। मूर कहते हैं मैं रिचुअल्स को कॉमन सेंस नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे रिवाज या रिचुअल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो चेंजेबल है। सती प्रथा थी, आज नहीं है, हो सकता है कल फिर हो जाए। चेंज होना रिवाजों का, रिचुअल्स का एक बेसिक रूटीन है, वो चेंज होती है, होना जरूरी है, कंपलसरी है उनके लिए। तो वो कहेंगे कि हम इन्हें कॉमन सेंस नहीं मानते हैं। कॉमन सेंस की आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ के चलिए, क्या? कि वो कभी चेंज ना हो, तो ही वो कॉमन सेंस है। आग की जब से खोज हुई, या जब से खोज से पहले की भी अगर बात करूं, जंगलों में तो आग लगती ही थी, लावा फूटता ही था, ज्वालामुखी में आग निकलती ही थी। आग तब से जला रही है, आज भी जला रही है, 100 साल बाद भी जलाएगी। भले ही आप कपड़े पहन लो अपने ऊपर, लेकिन आग तो जलाएगी, जलाएगी। आग का काम है जलाना, वो जलाएगी। पानी का काम है आपको गीला करना, वो गीला करेगा। वो अपनी अवस्था को, अपनी कंडीशन को कभी चेंज नहीं करेगा। खाना खाऊंगा तो भूख मिटेगी, फिक्स है। सोऊंगा तो आराम मिलेगा, फिक्स है। बात समझ रहे हैं? जो ज्ञान अपरिवर्तनशील हो, जो चेंज नहीं होता हो, उसी को मूर क्या मानते हैं? कॉमन सेंस। बात क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, क्या मूर के कॉमन सेंसेस को हम तर्कों के माध्यम से साबित कर सकते हैं, लॉजिकली प्रूव हो सकते हैं? ये मूर कहते हैं नहीं, आप इन्हें लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस का बेसिक मीनिंग यह है कि वो उस XYZ जो भी प्रोडक्ट है, या जो भी व्यक्ति है, या जो भी सिस्टम है, या जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, वो उसका नेचर है, और नेचर को आप कभी भी लॉजिक से प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो इसके जो कॉमन सेंस है, इसको आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मैं कॉमन सेंस को एक्सेप्ट क्यों करूं? वाई? मैं सामान्य बुद्धि को स्वीकार क्यों करूं? मूर कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां आ जाएंगी, जीवन में बहुत कठिनाइयां आ जाएगी। आप कहेंगे कि खाना खाने से पेट भरता है, मैं तो नहीं खाता, उससे क्या होगा? आप मर जाएंगे। लोगों ने कहा कि आग में हाथ मत डालना वरना हाथ जल जाएगा, आप कहेंगे मैं तो डालूंगा, क्या होगा? हाथ जल जाएगा। तो मूर कहते हैं कॉमन सेंस को मानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं मानते हैं तो यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है? इसलिए इसको मानना जरूरी है। थर्ड, ये जो कॉमन सेंस की हम बात करते हैं, क्या ये बेसिक बाकी कॉमन सेंस की जैसी ही है? मूर कहते हैं नहीं, ये फिलोसॉफिकल कॉमन सेंस है, ये नॉर्मल कॉमन सेंस की तरह नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कॉमन सेंस एक समय के बाद चेंज हो जाता है, लेकिन ये फिलोसॉफिकल या जो मेंटल कॉमन सेंस है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, या मूर ने एक्सप्लेन किया है, सॉरी, तो मूर कहते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये फिलोसॉफिकल कॉमन सेंस है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। इंसान का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। हां,
आप 200 साल बाद मर सकते हो, 500 साल की उम्र हो सकती है, 1000 साल की उम्र हो सकती है, लेकिन जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इसे हम कहते हैं कॉमन सेंस। इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। एक सांस अंदर जाएगी, एक सांस बाहर आएगी, इसी अनुपात में हिसाब चलेगा। इसको हम कहते हैं कॉमन सेंस। ये जब से इंसान का जन्म हुआ है तब से आज तक चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो मूर कहते हैं ये नॉर्मल कॉमन सेंस नहीं है जिसको हम शब्दों में कहते हैं तुझ में कॉमन सेंस नहीं है क्या, ऐसा वाला कॉमन सेंस नहीं है। ये फिलोसॉफिकल कॉमन सेंस है। यहां पर ऐसी नॉलेज की बात की जाती है जो नॉलेज बहुत पहले से, जब से वो पैदा हुई है तब से लेकर आज तक उसमें कोई चेंज नहीं आया है, उसी को हम कॉमन सेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये है बेसिक फंडा आपके मूर के कॉमन सेंस का। आगे जो मूर की बुक थी द डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, या जो उनका निबंध था, एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया था बेसिकली डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस करके, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइमरी लिस्ट और सेकेंडरी लिस्ट, दो अलग अलग लिस्ट बनाई, डायग्राम बनाया बाकायदा, और कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की कि अगर मैं कॉमन सेंस को अलग अलग सेपरेट करना चाहूं तो कॉमन सेंस कैसे कैसे मैं सेपरेट कर सकता हूं। प्राइमरी के अंदर फिर से उन्होंने दो अलग अलग डिविजन्स बनाए। पहला डिवीजन वो था जिसमें नॉलेज ऑफ सेल्फ, स्वयं का ज्ञान, और दूसरा स्वयं के द्वारा वस्तु का ज्ञान। आपके लिए प्राथमिकता क्या है, आपके लिए फर्स्ट कौन है, सबसे बड़ी प्राथमिकता, आप प्रायोरिटी किसको देते हैं, खुद को। ऑब्वियसली बात है, मैं हूं तब सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो यहां पर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है स्वयं का ज्ञान, ऐसा कॉमन सेंस जिससे आपको अपनी नॉलेज हो सके। मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं, आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं तो वहां पर प्राइमरी लिस्ट जो थी मूर की, उसका फर्स्ट पार्ट जो है स्वयं का ज्ञान होता है। लेकिन जब मैंने कहा कि आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, यह सेक्शन कहां आएगा, दूसरों का ज्ञान। फिर से देखने की कोशिश कीजिए। मूर ने अपना निबंध लिखा था, ऐसे लिखा था डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, उसमें कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कॉमन सेंस किस किस तरीके से हम बाइफर्केट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि जो कॉमन सेंसेस होते हैं बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं, जिसको हम प्राइमरी लिस्ट और सेकेंडरी लिस्ट के अंदर लिस्टिंग कर सकते हैं। प्राथमिक सूची के अंदर जब मैं इन्हें लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं स्वयं का ज्ञान, और दूसरा है स्वयं के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान। आपने कहा ये चौक है, मैंने कहा ये बोर्ड है, मेरे द्वारा ही हो रहा है। लेकिन जब आप कहेंगे कि मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि ये चौक है, वो सेकेंडरी हो गया। मेरे किसी दोस्त ने कहा था ये बोर्ड है, ये सेकेंडरी हो गया। इट मीन्स व्हाट, एक इंसान के लाइफ में, एक इंसान के जीवन में दो तरह के कॉमन सेंसेस देखने को मिलते हैं। पहला कॉमन सेंस जहां से वो खुद के बारे में या खुद को सेंटर में रख के नॉलेज करता है, और दूसरा जहां वो किसी और थर्ड पर्सन को सेंटर में रखा हुआ पाता है और उसके थ्रू नॉलेज करता है। ये दो तरीके से कॉमन सेंसेस देखे जाते हैं। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है आपका कॉमन सेंस, जो डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस मूर का आर्टिकल था, टॉपिक था, उसका है। क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। अगर आप 2018 का क्वेश्चन देखें, 2017 का क्वेश्चन देखें, या पुराने जो भी सालों में मूर का क्वेश्चन आया हुआ है, जीई मूर का,
कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को आप निकालेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट में जाके बताएंगे कि ये समझ में क्यों नहीं आया। शुरुआत आपको क्या करनी है इसके आंसर राइटिंग की, पहले आपको बताना है कि मूर के अनुसार व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन सेंस। दिमाग में लेकिन एक बात रखिएगा, मूर ने कभी भी डेफिनेशन नहीं दी। तो आप किस तरीके से डेफिनेशन देंगे? दो तरीके से। फर्स्ट, नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी, और दूसरा नो चेंजेबल नॉलेज। ऐसा ज्ञान जो अपरिवर्तनशील हो और ऐसा ज्ञान जो सभी के द्वारा स्वीकार किया गया हो, उसको मूर ने कॉमन सेंस की संज्ञा दी है। यह ज्ञान जरूरी क्यों है? क्योंकि यह ज्ञान अपरिवर्तनशील है। दूसरा, यह ज्ञान हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है तो उसको समझने में हमें दिक्कत नहीं आती है। 2 + 2 4 होता है, बात सीधी सी है, उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, इसलिए उसे कहा गया है कॉमन सेंस। जिसके लिए कम से कम प्रयत्न करना पड़े, कम से कम एफर्ट्स लगाने पड़े और नॉलेज आपको एग्जैक्ट हो जाए, उसको हम कहेंगे कॉमन सेंस। ठीक है, देन आप आगे बढ़ेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो अपरिवर्तनशील है, पहला हमने बता दिया, मेजॉरिटी मानती है। थर्ड, इसको लॉजिक से आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लाइफ आपकी बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। फिफ्थ, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोसाइटी के अंदर मान लिए जाते हैं कि हाँ, आपका एग्जिस्टेंस सोसाइटी में है। देन अगला, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है तो आप इसके थ्रू पूरी सोसाइटी को भी जज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करेंगे इसको जब आप, तो आप क्या कहेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मेजॉरिटी जिस नॉलेज को नॉलेज मान रही है वो सही हो। जैसे कि पहले माना जाता था पृथ्वी आपकी जो है गोल नहीं है, चौकोर है, तो ये क्या हुआ? क्या ये कॉमन सेंस था? मूर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं था, लेकिन फिलोसफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप। यहां पर मूर को क्रिटिसाइज बहुत कम किया गया है, मूर को कॉमन सेंस के बेस पे। कहीं ना कहीं 80 to 85% एक सटीक अवधारणा मूर ने हमें दी। कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि ये जो इन्होंने कॉमन सेंस की डेफिनेशन देने की कोशिश की, बेसिकली फिलॉसफी के अंदर ये एक रेवोल्यूशन था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हम देखेंगे इन्होंने प्रत्ययवाद का खंडन किस तरीके से किया है। तब तक के लिए बाय बाय।